आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, हरियाणा राज्य में वो अपने जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए उसके लिए तो उनको कभी भी किसी ने नहीं रोका है। और मुझे लगता है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा ये बात मुझे लगता है एक एक आदमी को पता है कि जो स्थिति कोरोना की दिल्ली में होगी वही स्थिति नोएडा में होगी, वही स्थिति गाजियाबाद में होगी, वही स्थिति गुड़गांव में होगी, वही स्थिति फरीदाबाद में होगी, क्योंकि ये सब सैटेलाइट सिटीज़ हैं, जुड़े हुए शहर हैं। अगर किसी शहर में कम कोरोना दिख रहा है तो उसका एक ही कारण होगा कि वहाँ पे आप कोरोना की टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। जिस स्तर पे दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है, जैसे कि करीब 20,000 टेस्ट रोज़ हो रहे हैं 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन में, उस तरह से वो अपने आप ही कराएं तो जो कोरोना को रोकथाम वो कर पाएंगे। बाकी वो जो भी कर लें वो सब राजनीतिक चीज़ें हैं, वो कर लें, उससे मुझे नहीं लगता कि असर होगा। जब तक आप स्वास्थ्य सेवाएं नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप कोरोना की टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप जो है सच नहीं जान पाएंगे। सर, हेल्थ मिनिस्ट्री ने आज कहा है कि 86% जो केसेस टोटल इंडिया में उसमें से ये सिर्फ जो है वो 10 स्टेट्स में है और दिल्ली सर जो है इस टाइम पर जो है टॉप 3 में है। देखिए, ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में कुछ नया नहीं है। आप कोई भी देश ले लें, आप स्पेन ले लें, आप इटली ले लें, या आप अमेरिका ले लें, या आप यूके ले लें। अमेरिका में शुरुआत में सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ थे? न्यूयॉर्क में थे, मैसाचुसेट्स में थे, वॉशिंगटन में थे, क्योंकि वो शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होंगी, जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, वहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस फैलेंगे, क्योंकि ये देश के बाहर से आया है। बाहर के जो हमारे लोग थे जो आए जब वापस भारत, तो वो आए। और फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे शहरों को एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है, उन शहरों में फैलेगा। जैसे अगर आप बिहार देखें तो वहाँ पटना में पहले फैलेगा, लखनऊ देखेंगे तो उसके अंदर गाजियाबाद, नोएडा, उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं वहाँ फैलेगा, और धीरे 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 जो वो इंटीरियर में जाएगा। तो ये आंकड़े जो हैं, आंकड़ों से तो कुछ नहीं होगा। आंकड़े तो वही हैं जो हर देश में वो हमारे हैं, मगर एक पॉलिसी लेवल पे केंद्र सरकार को कुछ देखना पड़ेगा कि कैसे इस कोरोना को रोका जाए, क्योंकि रुक नहीं रहा है, बढ़ रहा है। सर, अभी एक कुछ सर वहाँ पे थी वेस्ट बंगाल में, जिसको लेकर के अमित शाह से एक डेलीगेशन भी मिला है। तो सर, इसको आप कैसे देखते हैं? वेस्ट बंगाल में क्या चुनाव जो है, जो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे, खूनी भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ होने का संभावना है? देखिए, किसी भी तरीके की हत्या मुझे लगता है कि वो पूरी तरह से निंदनीय है, और राजनीतिक अगर हत्या होती है तो और भी बहुत, मतलब कि मुझे लगता है कि परेशान करने वाली बात है, ना सिर्फ बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए है। तो मुझे लगता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन, इनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी चुनाव हो शांतिपूर्ण हो। हालांकि वॉयलेंस की जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत रहेगी। सर, अभी राजस्थान में क्राइसिस चल रहा है, वो अलग एमएलए को लेकर के बैठे हैं और जो सीएम है वो अलग है। तो सर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मध्य प्रदेश के बाद दूसरा जो है क्राइसिस है कांग्रेस के लिए। तो क्या धीरे धीरे ऐसे बड़े लीडर छोड़ करके जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस श्रिंक और होती जा रही है? देखिए, मोटे तौर पे तो ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है, मगर क्योंकि पूरे देश में प्राइमरी अपोजिशन का जो स्पेस है वो 2014 से अब 2020 हो गया, कांग्रेस के पास है। तो इसलिए पूरे देश के लिए, हम सब के लिए बड़ा चिंता का विषय है कि कांग्रेस अपने अपोजिशन का जो पार्ट है वो इस तरह से प्ले कर रही है कि वो अपोजिशन और देश का फायदा कम, बीजेपी का फायदा ज्यादा होता दिख रहा है। कोई भी देश में बड़ा मामला हो, भ्रष्टाचार में आप रफाल की बात उठाते हैं, वो आपका बोफोर्स का मामला बताते हैं। आप चाइना में गलवान की बात करते हैं, वो आपके 1962 के युद्ध की बात करते हैं। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार की पुराने की बात करते हैं। आप रफाल की बात करते हैं, वो आपके बोफोर्स की बात करते हैं। आप गुजरात के दंगों की बात करते हैं तो बीजेपी आपके दिल्ली के सिख विरोधी दंगों की बात करती है। तो बीजेपी के लिए कांग्रेस इतना कंफर्टेबल अपोजिशन है कि कांग्रेस जो भी बात एज अपोजिशन उठाती है, बीजेपी को उन्हीं के बैगेज में से कोई ऐसा तर्क मिल जाता है कि वो देश के आगे अपनी
नकारात्मकता, अपना नकारापन या अपनी नेगेटिविटी को कांग्रेस की नेगेटिविटी के आगे कंट्रास्ट दिखाते हुए अपने आप को कांग्रेस से बेहतर दिखा पाते हैं। और जिस तरह से कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में टूट गई, मध्य प्रदेश में टूट गई, गोवा में सोते रह गए, इनकी सरकार बीजेपी वाले बना के ले गए, तो ये बात सामने आ रही है कि जहां पे विकल्प ना होने की वजह से बीजेपी से दुखी होने के बावजूद लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि विकल्प नहीं था और कोई तीसरा विकल्प नहीं था। इन सब राज्यों में विकल्प दूसरा नहीं रहा, चाहे वो छत्तीसगढ़ रही हो, चाहे वो यहाँ पे हमारे यहाँ राजस्थान रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, वहाँ बीजेपी से दुखी होने के बावजूद लोग कांग्रेस की सरकार बनवाने के बावजूद कांग्रेस उस सरकार को नहीं चला पाती। कांग्रेस के विधायक लगभग बाजार में खड़े हैं बिकने के लिए। तो इससे ओवरऑल अपोजिशन की जो लड़ाई है वो कमजोर होती है। तो ना सिर्फ कांग्रेस के अंदर अच्छे लोगों के लिए स्पेस बनना चाहिए, अपोजिशन का जो स्पेस कांग्रेस ने, जिसको लेके कांग्रेस बैठी हुई है, कांग्रेस को वो स्पेस भी और अन्य उपयुक्त पार्टियों के लिए खाली करना चाहिए। कांग्रेस इस स्पेस का नुकसान कर रही है, पूरे देश का नुकसान कर रही है। तो कांग्रेस को ये जो प्राइमरी अपोजिशन का स्पेस है इसको खाली करना चाहिए। और जो बुद्धिजीवी हैं, जो बहुत सारे हमारे लोग हैं जो बीजेपी की पॉलिटिक्स से इत्तेफाक नहीं रखते, उनको भी इसके बारे में रीथिंक करना चाहिए कि क्या वो कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप बीजेपी को चैलेंज कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल है देश के लिए। सर, कांग्रेस को क्या अब राहुल गांधी या गांधी समय आना चाहिए? सही समय है, क्योंकि और ज़्यादा दिक्कतें गोवा में हुई हैं, मध्य प्रदेश में हुई हैं, अब राजस्थान में हो रही है। क्या एक परिवार के चक्कर में जो है कांग्रेस जो है रुकती जा रही है? देखिए, वो कांग्रेस की ना अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें कई सारे इसके तर्क हैं, कई सारे उसके वितर्क हैं। कांग्रेस अपना झमेला जो है वो सुलटाए, मगर ये जो स्पेस है अपोजिशन का, इसको खाली करे, बेहतर विकल्पों को आने दे। जहाँ जहाँ रीजनल विकल्प आए हैं, चाहे वो आंध्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे अभी अभी तेलंगाना हो, वहाँ पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे पहुंची है। चाहे वो दिल्ली हो, दूसरी बार कांग्रेस के 0 सीट्स आई हैं दिल्ली के अंदर। तो ये स्पेस नेशनल लेवल पे भी कांग्रेस को दूसरे को देना चाहिए, इससे देश का फायदा है। सर, कांग्रेस लीडर्स कह रहे हैं जिस तरीके से जब कल जो है रेड हुई है, इनकम टैक्स की हुई है रेड, और उसको जोड़ करके देख रहे हैं चल रहा है राजस्थान में। इससे पहले सर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने भी एलिगेशन लगाया था कि वे सेंट्रल जो एजेंसीज हैं उसको आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सर, क्या जो है आपको लगता है कि ये जो सारी रेड्स हुई हैं इस सब के पीछे बीजेपी और ये पूरा जो है आर्म ट्विस्टिंग करने की? देखिए, एक मॉडल है जिसको गुजरात मॉडल कहा जाता है, जिसके अंदर साम दाम दंड भेद कुछ भी करके सत्ता को आपको अपने पास लाना है। अब उसके लिए आप कोर्ट्स का इस्तेमाल करें, सीबीआई का इस्तेमाल करें, ईडी का इस्तेमाल करें, विधायकों की खरीद फरोख्त करें। पिछले 6 सालों में ये सारी की सारी चीज़ें अब मान्य हो गई हमारी राजनीति के अंदर, ठीक है। और जब ये सारी की सारी चीज़ें हमारे विधायकों के साथ होती थी, हमारे मंत्रियों के साथ होती थी, तो कांग्रेस के लोग तालियां बजाते थे। कांग्रेस ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये सब जो है उनके लिए भी इस्तेमाल होगा। तो अब क्योंकि ये तो सबके साथ होना है, तो ये अब कांग्रेस की घड़ी है जब कांग्रेस आत्ममंथन करे कि जब ये बाकी लोगों के साथ होता था तो कांग्रेस क्यों ताली बजाती हुई दिखती थी। अजय माकन सबसे पहले अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके लिए क्या बधाई देते थे बीजेपी को जब बीजेपी करती थी। तो अब कांग्रेस को इसके बारे में सोचना पड़ेगा।